बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमडीकेट सेशन में एक बार फिर से खुश आमदीद। लास्ट टाइम हमने केमिकल बॉन्डिंग यानी कि यूनिट नंबर 4 जो है हमारी डिस्कशन का वो शुरू कर लिया था। उसके 2 हिस्से हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज थर्ड पार्ट की तरफ आए हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इनिशियल थिंग्स देखी लाइक आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और सेकंड जो पार्ट था उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया कि वेस्पर थ्योरी क्या होती है और वेस्पर थ्योरी किस तरीके से काम करती है। क्लियर हो गई थी बात। आगे चलते हैं। आज हमने बात करनी है बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड पोलैरिटी और साथ साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का इफेक्ट ऑन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। सही जी। तो सबसे पहली हेडिंग फिर आज की मेरी बन रही है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी को मैं शॉर्ट फॉर्म में BE से जाहिर कर दूंगा। बॉन्ड एनर्जी BE। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी होती क्या है पहले हम ये देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, फिर देखेंगे कि ये ग्रुप में और पीरियड में कैसे वेरी करती है। अगर कोई एनोमलीज हैं, कोई अजीब सा रवैया है तो वो क्या है, और उसकी अगर कोई वजह है तो वो क्या है। फिर कुछ सवाल हो जाएंगे तो बॉन्ड एनर्जी का टॉपिक हो जाएगा इंशाअल्लाह कंप्लीट। स्टार्ट करते हैं। बॉन्ड एनर्जी इज द एनर्जी required to break Na bonds of a type। एक तरह के जो बॉन्ड हैं, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ बॉन्ड्स या 1 मोल बॉन्ड्स कर लेते हैं, उन्हें तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए है उसे आप बॉन्ड एनर्जी कहेंगे। बॉन्ड एनर्जी का यूनिट यकीनन जाउल में होगा पर मोल के साथ, या फिर किलो जाउल पर मोल भी हो सकता है। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, यही हमारे सवाल का सबसे बड़ा सोर्स है। सबसे ज़्यादा सवाल इस बुनियाद पर ही आ रहे हैं कि बॉन्ड एनर्जी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। न्यूमरस फैक्टर्स हैं, एक एक करके हर फैक्टर को इन डिटेल देखें। मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर रहा हूँ, आपने जितने लेक्चर्स मेरे प्रीवियसली सुने हैं आपने उनमें शायद ये बात नोटिस की हो कि एक बात बड़ी कैजुअल अंदाज में मैं यहाँ पर बताकर उससे आगे चला जाता हूँ और पेपर में वही वाली बात जो है वो हमें मिल जाती है। तो इस तरह है मामला कि एमकेट की क्लास के अंदर मैं अगर यहाँ पे इजी होकर कुछ लिख रहा हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये बड़ी रेलेवेंट सी बात चल रही है। वो बात सारी एमकेट में ज़्यादा अहम कम अहम वाली बात नहीं रह जाती। जो है ना पढ़ाई का काम वो आप एफएससी में कर आए हैं, अब तो कॉन्सेप्चुअल बातें हो रही होती हैं, और हर बात जो कॉन्सेप्ट होता है ना वो कॉन्सेप्ट के पीछे एक स्टोरी होती है और उस स्टोरी को हम सम अप करके यहाँ पे लिख देते हैं। तो वो जो सम अप समरी आपको मिल रही है ना वो सारी की सारी ही अहम है। मैंने बहुत सारी बातें यहाँ पर लिखी हैं पिछले 2 दिनों के अंदर, और आप उसमें से अगर देखेंगे अभी जब पेपर आएगा कि उसमें से तकरीबन हर लाइन में से ही सवाल बना होगा। तो मैं अब हर लाइन को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं कह सकता, तो मैं कैजुअल ही बताकर आगे जाता रहूँगा। लेकिन आपने याद रखना है कि जो बात कही जा रही है वो ऐसे ही इरेलीवेंट नहीं कही जा रही, तो उनको ध्यान से देखते रहें। चलें जनाब, बॉन्ड एनर्जी पर असर अंदाज होने वाले फैक्टर्स में सबसे पहला फैक्टर है कि बॉन्ड एनर्जी स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड पर डिपेंड करती है। अगर बॉन्ड मजबूत होगा तो जाहिरी बात है कि उसे तोड़ना मुश्किल होगा, उसके लिए बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड का मतलब है कि डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप कह सकते हैं। जाहिरी बात है कि अगर 2 एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो वो बॉन्ड पोलर होगा। पोलर बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है, यानी कि उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है
नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स पर, दो एटम्स के दरमियान में कितने बॉन्ड बने हैं इस पर भी बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है। अगर दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड है तो उसे तोड़ना मुकाबलतन आसान है, यानी कि सी सिंगल बॉन्ड सी तोड़ना आसान है, सी डबल बॉन्ड सी की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, सी ट्रिपल बॉन्ड सी की बॉन्ड एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी साइज ऑफ एटम्स के, साइज ऑफ एटम्स। अगर एटम्स बड़े होंगे तो उनके दरमियान में मौजूद बॉन्ड तोड़ना आसान होगा। सही है जी बात। बॉन्ड एनर्जी साइज ऑफ एटम्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड एनर्जी डिपेंड करती है एस कैरेक्टर पर भी। अगर एस कैरेक्टर ज्यादा हो जाए ऑफ sp ऑर्बिटल, सही जी, s कैरेक्टर अगर ज्यादा हो जाएगा, यानी कि एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड बन रहा है, एक sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड बन रहा है, एक sp हाइब्रिडाइजेशन से बॉन्ड बन रहा है, तो जैसे जैसे s कैरेक्टर ज्यादा होगा वैसे वैसे बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता जाएगा। ये तकरीबन वही बात है जो हमने कहा कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स दो एटम्स के दरमियान में ज्यादा होते हैं ना, मसलन ये कि कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन से बना है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बना है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है तो sp हाइब्रिडाइजेशन से बना है। आप देख रहे हैं कि यहाँ s कैरेक्टर 25% है, यहाँ 33% है, यहाँ 50% है। s कैरेक्टर बढ़ रहा है, बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है, बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता जा रहा है। सही हो गई जी बात। तो हमने फैक्टर्स देख लिए, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जिसे आप पोलैरिटी भी कह सकते हैं, जितना बॉन्ड पोलर होगा उतना उसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स ज्यादा होंगे उतना बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा, साइज ऑफ एटम बढ़ेंगे बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी, और इसी तरीके से एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं ग्रुप और पीरियड में वेरिएशन। ऊपर से नीचे एक ग्रुप की अगर आप बात करें तो ऊपर से नीचे ग्रुप में जाते हुए आपको मिलता है साइज में इंक्रीज, तो फिर बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। मैं इस तरह कह दिया करता हूं कि जितनी भी एनर्जीज हैं, चाहे आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लें, चाहे आप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात कर लें, या फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लें, सही जी, वो एनर्जी तो नहीं है लेकिन उसका ट्रेंड एनर्जीज जैसा ही है, चाहे आप बॉन्ड एनर्जी की बात कर लें, तो ये सब के सब डाउन द ग्रुप डिक्रीज होते हैं और ये सब के सब इन ए पीरियड इंक्रीज करते हैं। सही हो गई जी बात। तो बॉन्ड एनर्जी भी ग्रुप में डिक्रीज करेगी, पीरियड में इंक्रीज करेगी। लेकिन एक बात याद रहे कि जो सेकंड पीरियड के मेंबरान हैं, सेकंड पीरियड के मेंबर्स हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तीन, इन तीन की बॉन्ड एनर्जी एक्सेप्शनली लो होती है ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सही जनाब। तो ये जो एनोमलस बिहेवियर है वो मैंने लिख ही दिया सीधा सा, ताकि आप बॉन्ड एनर्जी के हवाले से सवाल गलत ना कर पाएं। सही हो गया जी मामला। ये थी बॉन्ड एनर्जी और उस पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स। चलें जनाब, अब दो एक सवाल देख लेते हैं बॉन्ड एनर्जी के हवाले से। अच्छा, बॉन्ड एनर्जी के हवाले से जो पहली बात मैं पूछ रहा हूं वो ये है कि विच ऑफ दीज
bonds has least bond energy। ऑप्शन देखें, HF, HCl, HBr, HI। अच्छा, सवाल ये है कि इनमें से किस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी जो है वो लीस्ट होगी। पहले तो हमें ये फाइनल करना पड़ेगा कि यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स असरअंदाज हो रहे हैं। जाहिरी बात है कि हाइड्रोजन सेम है, उसके साथ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो चेंज हो रहा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चेंज हो रहा है यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है वो चेंज हो रहा होगा, यकीनी बात है। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के साइजेस में भी फर्क है। तो एक फैक्टर हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, एक हो गया साइज ऑफ एटम। अब दोनों के हिसाब से हम देखते हैं कि किसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। पहली बात ये चल रही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर आप देखें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, क्लोरीन की कम, ब्रोमीन की कम, आयोडीन की और कम, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डिक्रीज हो रहा है। फ्लोरीन से, क्लोरीन से, ब्रोमीन से आयोडीन की तरफ जाते हुए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो HF से HI की तरफ जाते हुए बॉन्ड एनर्जी कम हो रही होगी। दूसरा फैक्टर साइज को देखें, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाते हुए साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो भी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो दोनों फैक्टर एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि HI जो है इस बॉन्ड का टूटना मुकाबलतन आसान होगा। सही जनाब, चलें फिर आगे चलते हैं, एक और ऑप्शन देख लेते हैं। सवाल ये है कि विच ऑफ दीज हैज लीस्ट बॉन्ड एनर्जी। फिर से वही सवाल आ गया, लेकिन अब की बारी मेरे ऑप्शन हैं कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सल्फर सल्फर। ले जनाब, 4 बॉन्ड हैं और सवाल ये है कि इनमें से किसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। अब हमें क्या लग रहा है कि जनाब पहले तो हम इनकी अगर पोजीशन देखें तो कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो सेकंड पीरियड में है और सल्फर यहाँ पर है टॉप टू बॉटम। सही जी। अब हमें क्या लगता है कि लेफ्ट टू राइट जनाब बॉन्ड एनर्जी वो बढ़ती है, टॉप टू बॉटम कम होती है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हुए बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही होगी, कार्बन से नाइट्रोजन की ज्यादा, नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की ज्यादा, और टॉप टू बॉटम कम होती है यानी कि ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। ये था स्टैंडर्ड, लेकिन एक्सेप्शनल बिहेवियर भी मैंने लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन तीनों होने की वजह से स्मॉल साइज और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ये एनोमलस बिहेवियर शो करते हैं और इनकी बॉन्ड एनर्जी एक्सेप्शनली लो हो जाती है। वैल्यूज देखें ज़रा, कार्बन कार्बन के लिए वैल्यू 348, नाइट्रोजन नाइट्रोजन 163, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 166 सॉरी, और सल्फर सल्फर के लिए 266 है बॉन्ड एनर्जी। तो आपने देखा कि आप जिसे सोच रहे थे कि उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी, एक्सेप्शनल बिहेवियर की वजह से उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम हो गई। सही है जी बात। चलें फिर एक और सवाल देख लेते हैं। अब हमें सवाल ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज shows maximum deviation from expected bond energy calculation। सही जनाब, यानी कि 4 कंपाउंड हमें दिए जाएंगे, 4 बॉन्ड हमें दिए जाएंगे और हमने बताना है कि किसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो बड़ी ज़्यादा डिफरेंट है जो हमारी कैलकुलेशन थी उस हिसाब से। मैं ये बताता चलूँ कि आम तौर पर जो नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं ना जी, उनकी बॉन्ड एनर्जी बड़ी एक्यूरेट आती है, लेकिन जैसे ही कंपाउंड पोलर हो जाता है तो उसकी बॉन्ड एनर्जी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसका बॉन्ड मजबूत हो जाता है और उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी आ जाता है। चलें जनाब 4 कंपाउंड लिखते हैं। मैंने कंपाउंड लिखे हैं ये
एक है कार्बन का कार्बन से बॉन्ड बना लेते हैं, एक बना लेते हैं सिलिकॉन का सिलिकॉन से बॉन्ड, एक बना लेते हैं सिलिकॉन का फ्लोरीन से बॉन्ड, और एक बना लेते हैं फॉर एग्जांपल क्लोरीन का क्लोरीन से बॉन्ड। 4 बॉन्ड हो गए। अब बहुत ही साफ सीधी सी मिसाल बन गई। ये तो हमने कहा था कि जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क होगा, जो बॉन्ड पोलर होंगे उनकी बॉन्ड एनर्जी भी और बॉन्ड लेंथ भी दोनों ही, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ दोनों जो हैं वो आइडियल से डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं। तो यहाँ पर 3 बॉन्ड तो एक जैसे हैं बिटवीन सिमिलर एटम्स, यानी कि वो नॉन पोलर हैं, जबकि चौथा बॉन्ड पोलर है। सिलिकॉन और फ्लोरीन में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क है। यकीनी बात है कि सिलिकॉन मेटलॉइड है यानी कि सेमी मेटल, और फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, तो फिर डिफरेंस बड़ा ज़्यादा होगा और इसीलिए उस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी वो ज़्यादा होगी एक्सपेक्टेड से। क्यों? क्योंकि बॉन्ड पोलर है। अच्छा जनाब, तो ये था ऑल अबाउट बॉन्ड एनर्जी। हम चलते हैं बॉन्ड लेंथ की बात कर लेते हैं। जी जनाब, बॉन्ड एनर्जी के बाद बात आ गई बॉन्ड लेंथ की। असल में बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी के दरमियान में एक बात हमें समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ के दरमियान में इनवर्स रिलेशन है, यानी कि जब बॉन्ड की लंबाई ज़्यादा होती है तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है। अब आ जाते हैं बॉन्ड लेंथ को डिफाइन कैसे करते हैं। मान लें 2 एटम्स के दरमियान में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, आप उनके न्यूक्लियाई के दरमियान में डिस्टेंस निकाल लें, तो ये डिस्टेंस जो है ना ये बॉन्ड लेंथ कहलाता है। अच्छा, अब हमने पीछे जो फैक्टर्स पढ़े थे ना, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सब के सब बॉन्ड एनर्जी पर असरअंदाज होने वाले फैक्टर्स हैं। जब मैं कहता हूं कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, तो फिर जो चीज बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी ना जी, जो चीज बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। बात फॉलो कीजिए आपने। मैंने क्या कहा कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं, यानी कि जो चीज भी बॉन्ड एनर्जी को बढ़ाएगी वो बॉन्ड लेंथ को कम कर देगी, और जो बॉन्ड लेंथ को बढ़ाएगी वो बॉन्ड एनर्जी को कम कर देगी। सही जनाब? तो फिर स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, नंबर ऑफ बॉन्ड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गए, साइज ऑफ एटम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए, एस कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, पोलैरिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गई। सीखा क्या हमने? दोबारा से एक बारी देख लें कि भाई स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ेगी अगर बॉन्ड मजबूत होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। 2 एटम अगर आपस में 1, 2 या 3 बॉन्ड बनाएं तो जितने ज्यादा बॉन्ड बनाएंगे उतनी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। अगर एटम का साइज बड़ा है तो उससे बनने वाला बॉन्ड भी बड़ा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एस कैरेक्टर बढ़ेगा यानी कि sp3 से sp2 से sp की तरफ जाएंगे, sp3 से sp2 से sp की तरफ जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कम होती जाएगी। आपने सीखा हुआ है, आपने सीखा है कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन 154 पिकोमीटर, डबल बॉन्ड कार्बन 134 पिकोमीटर और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन 120 पिकोमीटर होता है। यानी कि जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ा, जैसे जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़े, बॉन्ड लेंथ कम होती गई। इसी तरीके से पोलैरिटी बढ़ेगी तो भी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। ये सारे फैक्टर आपके सामने हैं, इन्हें अच्छे तरीके से आप गौर कर लें, देख लें, लेकिन एक ही बात याद कर लें तो मसला हल हो जाएगा कि जो चीज़ बॉन्ड एनर्जी और के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ट्रेंड भी ऐसे ही हैं। ट्रेंड क्या है कि ग्रुप में ऊपर से नीचे बॉन्ड लेंथ ने बढ़ना है, लेफ्ट टू राइट कम होना है। बॉन्ड लेंथ जो है ना वो रेडियस जैसी है। सही जी, सारे रेडियाई ग्रुप में बढ़ते हैं, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, कोवलेंट रेडियस, सब ग्रुप में बढ़ते हैं। इसी तरीके से बॉन्ड लेंथ भी बढ़ती है। जिन सब चीज़ों के यूनिट पिकोमीटर या एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर होते हैं ना, आमतौर पर वो ग्रुप में बढ़ती हैं एलिमेंट्स के लिए, और जिनके यूनिट होते हैं जाउल
या किलो जाउल वो ग्रुप में कम होती हैं। एक जनरल परसेप्शन आपको बता रहा हूँ। अच्छा, बॉन्ड लेंथ में ना एक और बात, बॉन्ड लेंथ में कोई ऐसा एनोमलस बिहेवियर भी नहीं आता, मतलब कि वो जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन वगैरह हैं उनकी बॉन्ड लेंथ जितनी होनी चाहिए उतनी ही होती है। सही है जी, उसमें कोई फर्क नहीं आता। चलें 2 सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है आइडेंटिफाई द शॉर्टेस्ट बॉन्ड। 4 बॉन्ड हैं जी, आपने बताना है इनमें से सबसे छोटा बॉन्ड कौन सा है। मिसाल ले लेते हैं हम, कार्बन कार्बन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस फॉस्फोरस है और ऑक्सीजन ऑक्सीजन है। ले जनाब 4 आ गए। हमें क्या करना चाहिए, पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन देखनी चाहिए। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस। अब हमने क्या कहा था, ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, यानी कि नाइट्रोजन के मुकाबले में फॉस्फोरस बड़ा होगा, तो वो तो सही जवाब नहीं हो सकता। लेफ्ट टू राइट हमने कहा था बॉन्ड लेंथ कम होती है, कार्बन की ज्यादा, नाइट्रोजन की कम, ऑक्सीजन की सबसे कम, तो हमने ऑक्सीजन टिक कर दिया। सही है जी, बहुत ही आसान बात हो गई। यहां से आगे चलते हैं, एक और सवाल। द longest bond is associated with, आपने बताना है इनमें से सबसे लेंथी बॉन्ड कौन सा है। देख सकते हैं आपके सवाल जो है ना वो आपने शुरू होने से पहले ही जवाब सोच लिया है। आपको अंदाजा हो गया कि ये सब तो एक ग्रुप के मेंबर हैं। जब एक ग्रुप के मेंबर हों तो ऊपर से नीचे की तरफ बॉन्ड लेंथ बढ़ती है, तो भाई आयोडीन सबसे सही जवाब लग रहा है यहाँ पर। तो देखा आपने कि बहुत ही आसान सवाल बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एनर्जी में से आ सकते हैं, लेकिन अगर आप फैक्टर्स को ध्यान से नहीं देखेंगे तो मामलात बनेंगे नहीं। सही सही जनाब। आगे की तरफ चलेंगे और बात करेंगे डाइपोल मोमेंट की। जी बात कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट की। डाइपोल मोमेंट जो है ना वो हमें बॉन्ड पोलैरिटी की तरफ लेकर जाएगा। डाइपोल मोमेंट से हमें बॉन्ड पोलैरिटी के बारे में मदद मिलती है। डाइपोल मोमेंट होता है एक वेक्टर क्वांटिटी जिसे म्यू से जाहिर किया जाता है। इट इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज पार्टिकल्स। इमेजिन करें कि अगर r की वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर और q की वैल्यू 1.602 10⁻⁻19 कूलम रखी जाए, तो म्यू की वैल्यू आती है 1.602 10⁻⁻29 कूलम, जिसे आप 4.8 डिबाई भी कहते हैं। यहाँ पर एक डिबाई की वैल्यू भी याद रख लें, 3.336 10⁻30 मीटर कूलम। एक छोटी सी कैलकुलेशन है, शायद किसी तरह सवाल में पूछी जा सकती हो, इसलिए मैंने कर दी कि ये जो 1 डिबाई है वो किसके बराबर है, और अगर एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल से 10⁻⁻10 मीटर के फासले पर हो तो फिर उनमें डाइपोल मोमेंट क्या आती है। अच्छा, डाइपोल मोमेंट जो है ना ये पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ डायरेक्टेड होता है। और ये जो लाइन है ना, ये लाइन एरो वाली, इसे आप कहते हैं कि ये डायरेक्शन है। वेक्टर क्वांटिटी होती है डाइपोल मोमेंट, तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी ना ये इसका कोई मकसद है। इसका मकसद ये है कि अगर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर होंगे ना, तो अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो तो वो कैंसिल हो जाते हैं। इसीलिए डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो सकता है मुख्तलिफ कंपाउंड्स में, और आपको नज़र आता है कि कुछ कंपाउंड्स का डाइपोल मोमेंट 0 है। सही जी, तो इसको देखेंगे। फिलहाल हम ये फाइनल कर लेते हैं कि डाइपोल मोमेंट की पहली एप्लीकेशन जो है ना जी, डाइपोल मोमेंट की पहली एप्लीकेशन वो ये है कि आप इसकी मदद से परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। और वो कैसे निकालते हैं, एक होती है म्यू ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट, एक होती है म्यू आयोनिक डाइपोल मोमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी कि आपको सवाल में अगर ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट दी हो
आयोनिक डायपोल मोमेंट दी हो तो आप उससे परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट टाइम AHF के लिए आपको बताया था कि उसमें 43% आयोनिक कैरेक्टर है। दूसरी ज़्यादा अहम बात वो है डायपोल मोमेंट की इन एक्सप्लेनिंग दी जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स। जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं जी। आपको मैंने ये बताया था पहले कि कई दफ़ा ऐसे हो सकता है कि कुछ कंपाउंड नॉन पोलर हों लेकिन उनमें पाए जाने वाले बॉन्ड पोलर हों। इसके लिए को 5-6 कंडीशंस बताई थी, याद आ रही होंगी आपको शायद, दोबारा से एक बारी गिनवा देता हूँ। हमने कहा था कि 2 टाइप के एटम लगे हों, एक एटम सेंटर में हो, बाकी उसके साथ लगे होने चाहिए, एटलीस्ट 3 एटम होने चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क 0.5 से 1.7 का होना चाहिए, ज्योमेट्री स्टैंडर्ड होनी चाहिए, लोन पेयर कोई नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसा हो सकता है कि कंपाउंड के बॉन्ड पोलर हों और मॉलिक्यूल नॉन पोलर हो। यानी कि एक मिसाल ले लेते हैं, मिसाल है CCl4। यहां पर डायपोल मोमेंट है, बॉन्ड पोलर हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन नीचे खींच रहा है और एक क्लोरीन ऊपर खींच रहा है। अब नीचे और ऊपर की तरफ से पोलर बॉन्ड इक्वल एंड ऑपोजिट मैग्नीट्यूड से खींच रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो इनका सम क्या होता है, डायपोल मोमेंट 0 हो जाती है। तो हमें पता क्या लगा कि अगर किसी कंपाउंड की डायपोल मोमेंट 0 आ रही है तो फिर इससे हमें कुछ मालूमात मिल जाएंगी। क्या मालूमात मिलेंगी? कि इसमें कोई लोन पेयर नहीं। सही है जनाब, इसकी ज्योमेट्री स्टैंडर्ड है, तो ये मालूमात मिल गई हमें। तो हम जब कहते हैं कि डायपोल मोमेंट से ज्योमेट्री पता लगती है तो इसका मतलब है कि अगर डायपोल मोमेंट 0 है ना किसी ऐसे कंपाउंड का जिसके बॉन्ड पोलर हैं, तो इसका मतलब है कि उसकी ज्योमेट्री स्टैंडर्ड है, उसमें लोन पेयर नहीं है, उसके एटम्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क 0.5 से 1.7 है। सही जनाब, चलें देखते हैं, इस बात को समझते हैं ज़रा। मैं यहाँ पर मिसालें लिख रहा हूँ, एक कंपाउंड लिख रहा हूँ वाटर, उसके लिए वैल्यू लिख रहा हूँ 1.85। एक मिसाल लिख रहा हूँ हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके लिए 0.95 लिख दी मैंने। सही जी, डायपोल मोमेंट। एक और लिख देता हूँ SO2, उसके लिए डायपोल मोमेंट लिख दी 1.61 डिबाई। सही जनाब, आगे चल पड़ते हैं, एक लिख दिया CO2, उसके अंदर डायपोल मोमेंट लिख दिया 0। सही जनाब, अब सवाल मैंने क्या पूछा कि विच वन हैज नो लोन पेयर इन इट्स स्ट्रक्चर। तो इनमें से किसके पास, सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है। अब यहाँ पे आप देखें सवाल में कहीं नहीं लिखा हुआ सेंट्रल एटम, लेकिन आमतौर पर जब स्ट्रक्चर में बात हो रही होती है तो वो सेंट्रल एटम की ही हो रही होती है। तो बड़ा आसान है। आपने क्या कहा, आपने कहा कि जनाब यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, डिफरेंस होता है, और इसका डायपोल मोमेंट आ रहा है। ऑक्सीजन सल्फर बॉन्ड भी पोलर है, उसका डायपोल मोमेंट भी आ रहा है। सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड भी थोड़ा सा पोलर होता है, उसका डायपोल मोमेंट भी आ रहा है। लेकिन ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड जो कि पोलर है, उसका डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है। अगर डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो पक्की बात है कि इसके जो बॉन्ड होंगे वो पोलर होंगे, लेकिन कंपाउंड नॉन पोलर हो गया है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 इसकी ज्योमेट्री स्टैंडर्ड होगी, नंबर 2 इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होगा। तो आपने फौरन से कहा कि भाई नो लोन पेयर ना, वो तो यहीं पर हो सकता है, बाकी तो कहीं हो नहीं सकता। सही जनाब, आगे चल पड़ते हैं, एक और सवाल देखते हैं। अब की बारी सवाल ये है कि आइडेंटिफाई the one which has non-zero dipole moment। 4 कंपाउंड दिए जा रहे हैं और हमें पूछा जा रहा है कि इनमें से किसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो लग रहा है आपको। और मिसाल हमने ले लीजिए SOCl2 लें जनाब, बड़ी उम्दा मिसाल है। हमने ऐसा कंपाउंड सोचना है जिसका डायपोल मोमेंट नॉन जीरो हो। नॉन जीरो का मतलब कि डायपोल मोमेंट हो,
0.5 हो जाए, 1 हो जाए, 1.5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन डायपोल मोमेंट होना चाहिए है। अच्छा, SO3 को देखें। लास्ट टाइम हमने स्ट्रक्चर बनाया था, याद है SO3 का स्ट्रक्चर? SO3 का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, सही जी, 3 सिग्मा बॉन्ड हैं और यहाँ पर जनाब स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है ट्राइंगुलर प्लेनर। तो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री है तो लोन पेयर तो ना हुआ। CS2 कार्बन सल्फर के साथ CO2 जैसा होता है ये। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, 4 ही बनाए हैं। सल्फर 6 बना सकता था, 6 ही बनाए हैं। CCl4 4 बना सकता है, कार्बन 4 ही बनाए हैं। जब जितने बॉन्ड वो एटम बना सकता है, सेंट्रल एटम, वो उतने ही बॉन्ड बना चुका हो, तो फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है लोन पेयर की, और फिर डायपोल मोमेंट भी जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। लेकिन SOCl2 को अगर आप देखें तो मैंने SOCl2 भी बनाकर दिखाया था, SOCl2। लास्ट टाइम की बात है, मैंने कहा था सल्फर छठे ग्रुप का मेंबर है, उसने 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हैं। 4 बॉन्ड बनाने के बाद भी उसके पास लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो उसका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगा। एक रास्ता। दूसरा रास्ता भी मैंने बताया था, मैंने कहा था कि जो मालिक्यूल होते हैं ना, जो के ज़ीरो डायपोल मोमेंट दे देंगे, उनके अंदर ABX टाइप होना चाहिए, यानी कि 2 तरह के ही एटम होने चाहिए। तीसरी तरह का एटम, 3 तरह के एटम होंगे तो कभी भी डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगी। तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट वैसे ही ज़ीरो नहीं हो सकती थी। ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन 3 तरह के एटम हैं। 3 तरह के एटम की दुनिया में कोई मिसाल हमें नहीं मिल रही कि उनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाए, सिवाय एक के। वो क्या है, उसकी तरफ भी चलते हैं। वो मिसाल है सिस और ट्रांस आइसोमर्स की। कई दफ़ा ना एक आइसोमर होता है सिस, ये देखें ज़रा, क्लोरीन CH डबल बॉन्ड CH चलें ओपन कर लेते हैं, इस हाइड्रोजन को इधर लिख देते हैं, इस हाइड्रोजन को इधर लिख देते हैं। 3 तरह के एटम हो गए। ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको क्लियर हो जाए कि भाई 2 से ज़्यादा एटम अगर कंपाउंड में मौजूद हैं और इसका फिर भी डायपोल मोमेंट ज़ीरो आ रहा है, तो वो फिर ना सिस या ट्रांस आइसोमर होगा। बाकी जो आम इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आप ज़रा देखें, ये क्लोरीन से कार्बन इस तरफ खींच रहे हैं, इस तरफ से इस तरफ जा रहे हैं, दोनों में ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, तो रिजल्टेंट फोर्स ऊपर की तरफ होगी, इसका डायपोल मोमेंट आ जाएगा। सही है जी, वेक्टर क्वांटिटी सारी मैच हो रही है ऊपर की तरफ, तो फिर इसका डायपोल मोमेंट आ जाएगा। इसके मुकाबले में अगर मैं इसका ट्रांस आइसोमर बनाता हूँ, ये लें जनाब, ये ट्रांस आइसोमर बना लिया मैंने। अब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नीचे खींच रही है, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ऊपर खींच रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में खींच रहे हैं, तो डायपोल मोमेंट हो जाएगा ज़ीरो। सही है जनाब। इंपॉर्टेंट बात हो गई फिर कि अगर 2 तरह के एटम होंगे तो आमतौर पे डायपोल मोमेंट ज़ीरो होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो कवानीन मैंने बता दिए पीछे, लास्ट टाइम भी बताए थे, आज भी बता दिए। लेकिन अगर 3 तरह के एटम हैं, ये 4 या 5 तरह के एटम हैं, और फिर भी डायपोल मोमेंट किताब वाला कह रहा है ज़ीरो आ रहा है, या एग्जामिनर कह रहा है कि ज़ीरो आ रहा है, तो फिर वो ट्रांस आइसोमर होगा। ट्रांस आइसोमर के डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो सकते हैं। सिस आइसोमर का डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं हो सकता। क्लियर हो गया जी मामला। ये एक और अहम बात हमने देख ली। अब इसके बाद हमारा मकसद जो है ना, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उनका इफेक्ट ऑन वेरियस थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स। जी जनाब, आगे की तरफ चल रहे हैं। हमने आखिरी हिस्सा देखना है, वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और उन पर इफ़ेक्ट, मुख्तलिफ़ किस्म जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स हैं वो कैसे अफेक्ट हो जाती हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से। आप जानते हैं कि हमने स्टेट्स ऑफ मैटर यानी कि गैसेस, लिक्विड्स और सॉलिड्स में एक ओवरव्यू दिया था। हालांकि इट वाज मोर देन एन ओवरव्यू और वो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव ही थी बात, लेकिन फिर भी जो डिमांड है आर्टिकल की वो ये कि हम एक बारी फिर से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस चैप्टर नंबर 4 के स्टार्ट वाले एरिया में हैं उन्हें फिर से देख लें, डिटेल में देख लें। अगर कोई बात पिछली बारी रह गई है या फिर किसी को मोहर ज़्यादा एम्फेसाइज करने की ज़रूरत थी,
तो वो हम आज कर लें। कुछ सवाल हैं इन पे बाद में आते हैं जी, इनको अच्छे तरीके से देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल हमारा मकसद है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कौन कौन सी हैं, उनको जनरली क्या कहते हैं और वो किस तरीके से थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स पर असर डालती हैं। अच्छा जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है ना, मैं यहाँ सेंटर में लिख देता हूँ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सही जी बात। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को आप वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहते हैं अक्यूमुलेटिवली, यानी कि किसी भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को अगर आप कंबाइंड नाम देंगे सबको तो वो कहलाएंगी वैन डर वाल्स फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एक तरफ हो सकती हैं डाइपोल फोर्सेस जो कि एग्जिस्ट करती हैं बिटवीन पोलर मॉलिक्यूल्स। सही हो गई जी बात। ये 1% स्ट्रॉन्ग एज कोवेलेंट बॉन्ड होती हैं, और मैंने ये क्लियर कर दिया कि ये पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगी। फॉर एग्जांपल HCl के साथ फोर्सेस, क्लोरोफॉर्म के साथ फोर्सेस, एसीटोन के साथ फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस की मिसालें हैं। दूसरी वाली आ गई डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ये पाई जाती हैं बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड्स। ये हमें बताती हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स क्यों हो रही है। याद रहे कि इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा ऑन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स लाइक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन, हीट ऑफ फ्यूजन वगैरह। इन पर कोई असर नहीं डालती डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। लेकिन बाकी सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स को बढ़ा देती हैं, ज़्यादा कर देती हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस में हम मिसाल दे रहे हैं आर्गॉन और HCl की, या फिर ऑक्सीजन को पानी में हल करने की आप बात कर लें तो ये इसकी मिसालें आ जाएंगी। तीसरी बड़ी फोर्सेस हमारे पास आ रही हैं लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये पाई जाती हैं बिटवीन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, और मेरी प्रीवियस डिस्कशन से आप ये बात सीख चुके हैं कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के लिए कोई कैद नहीं है कि वो सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान ही होंगी, बल्कि वो पोलर मॉलिक्यूल्स में भी होती हैं, लेकिन उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इतना कम होता है कि वो कोई सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं कर पाती पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। अच्छा, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस को आप एक बड़ा नाम भी देते हैं, वो है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। इंस्टेंटेनियस डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस भी इन्हें नाम दिया जाता है। ये मोमेंटरी फोर्सेस होती हैं, यानी कि एक लम्हे भर के लिए बनती हैं, फिर टूट जाती हैं, फिर नई डायरेक्शन में बन जाती हैं। लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डिपेंड कर रही हैं साइज ऑफ एटम्स पर, डिपेंड कर रही हैं पोलराइज एबिलिटी पर, यानी कि जितना साइज ज़्यादा होगा एटम का उसमें पोलराइजेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी और उसमें लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस भी उतनी ही ज़्यादा होंगी। इसी तरीके से लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस मॉलिक्यूल में मौजूद एटम्स की तादाद पर भी डिपेंड करती हैं, यानी कि
अगर एटॉमिसिटी ज़्यादा होगी, एक मॉलिक्यूल है मीथेन का, एक मॉलिक्यूल है पेंटेन का, तो पेंटेन में एटम्स ज़्यादा हैं तो उसमें लंदन फोर्सेस भी ज़्यादा होंगी। इस सब हिस्से को एक्सप्लेन करने के लिए चलें कुछ मिसालें लिखते हैं। ये देखें ज़रा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन और इसी तरीके से आगे चल सकते हैं। फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ और हीलियम से रेडॉन की तरफ आए तो साइज बढ़ रहा है, पोलराइजेबिलिटी बढ़ रही है, लंदन फोर्सेस बढ़ रही हैं। और मीथेन से हेक्सेन की तरफ आए तो एटॉमिसिटी बढ़ रही है, नंबर ऑफ एटम्स बढ़ रहे हैं। यानी कि नीचे की तरफ जाते हुए लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस फिर इंक्रीज कर रही होंगी और फिजिकल पैरामीटर, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर यानी कि मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर रहे होंगे। सही हो गई जी बात। तो ये कुछ बातें आपने नोट कर ली। 3 फोर्सेस हमने पढ़ ली जी, और अब हम जा रहे हैं 4th फोर्स की तरफ, जिसका नाम मैंने रखा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के काफ़ी इफेक्ट पढ़ लिए थे, मैं क्लियर करता चलूँ। स्ट्रक्चर ऑफ आइस हमने ये भी देख लिया था कि डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, प्रोटीन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, सोप्स, डिटर्जेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में, हनी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम लास्ट टाइम देख चुके हैं। फिलहाल हमारा मकसद हाइड्रोजन बॉन्डिंग को पढ़ने का प्योरली यही है कि वो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स पर किस तरह असर डालती है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए पहले हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात कर लें कि हाइड्रोजन की पहली शर्त क्या है। हाइड्रोजन जुड़ा हो फॉन से या कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम से। दूसरी शर्त क्या है कि फॉन होना चाहिए सेकंड मॉलिक्यूल में भी। सही जनाब। और फॉन के पास लोन पेयर भी होना चाहिए। कम इंपॉर्टेंट है लेकिन एक शर्त है। अच्छा, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में फिर होता ये है कि एक पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन जुड़ जाता है एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से। सही है जी। और इस बॉन्ड को कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 5% स्ट्रॉन्ग होता है एज कोवेलेंट बॉन्ड। सही है जी बात। तो ये 5% स्ट्रॉन्ग होता है एक कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हमने आज जो बात करनी है स्पेसिफिकली वो ये है कि जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स ऑफ ग्रुप 4 हाइड्राइड्स हैं वो कैसे इफेक्ट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। ग्रुप 4 और 5 और 6 और 7 ये देखें ज़रा। 4A लिख दिया मैंने, 5A लिख दिया, 6A लिख दिया और 7A लिख दिया। अब यहाँ पर है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इसके नीचे है सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, HF, HCl, H2O, H2S, NH3, PH3, CH4, SiH4। सबसे पहली बात, बाकी सारे भी हैं वो आपने ग्राफ भी देख लेना है किताब से, लेकिन ग्राफ हमारे लिए इतना ज़्यादा अहम नहीं है क्योंकि हमें जो डिस्कशन करनी है वो सिर्फ इन्हीं के बारे में करनी है। और साथ साथ यहाँ पर नीचे की तरफ भी आना है, वो भी एक ट्रेंड देख लेंगे। और इसी तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं और इसके बाद इधर आ जाते हैं। अच्छा जी, चलें अब ज़रा देखते हैं, स्टार्ट करते हैं बात। सबसे पहले तो ये कर लें कि अगर आपके पास ग्रुप 4A से बात शुरू करें तो ग्रुप 4A में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता, सिलिकॉन भी नहीं करता, जर्मेनियम भी नहीं करता, बाकी सब भी नहीं करते। तो ये सारे के सारे पोलर नहीं है, ये सारे के सारे नॉन पोलर हैं। फोर्सेस याद रखनी है, 4 फोर्सेस हैं। कौन कौन सी? डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लंदन फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मैंने क्या कहा था? डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर कोई असर नहीं डालते, उन्हें माइनस कर दें।
कितनी बची लिख लेते हैं। डाइपोल डाइपोल, लंदन डिस्पर्शन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, 3 बची जनाब। अच्छा, अब जब मैं कहता हूं कि ये सारे पोलर नहीं हैं तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं है, डाइपोल फोर्स भी नहीं है, तो फिर इनमें क्या है? लंदन डिस्पर्शन फोर्स। अब जरा सोचें कि नीचे की तरफ जब डाउन दी ग्रुप जाएंगे तो साइज ऑफ एटम बढ़ेगा, साइज ऑफ एटम बढ़ेगा तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होगी, लंदन डिस्पर्शन फोर्स ज्यादा होगी तो नीचे की तरफ जाते हुए ग्रुप 4A के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। पक्की बात हो गई जी। कैसे किया मैंने? देखें जरा, मैंने लगाया है एलिमिनेशन मेथड। मैंने कहा कि भाई ये वाले जो बॉन्डिंग है ना, ये तो हो नहीं रही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इनमें है नहीं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस तो है नहीं, तो अब सिर्फ लंदन फोर्सेस हैं, और अगर लंदन फोर्सेस हैं तो डाउन दी ग्रुप साइज बढ़ने से वो बढ़ेंगी, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे। फिर मैं आता हूं 5A 6A 7A की तरफ। मुझे क्या पता लगता है? मुझे पता लगता है कि पहले मेंबर को तो छोड़ दें, इनकी बात तो बाद में करेंगे, लेकिन बाकी सब में अगर आप देखें तो डाउन दी ग्रुप लंदन फोर्सेस बढ़ती हैं। ये भी पोलर नहीं है, ये भी पोलर नहीं है, ये हालांकि पोलर हैं, लेकिन फिर भी डाउन दी ग्रुप लंदन फोर्सेस बढ़ती हैं। लंदन फोर्सेस बढ़ेंगी तो डाउन दी ग्रुप सबके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सब में डोमिनेंट फोर्स कौन सी है जी? लंदन डिस्पर्शन फोर्स है। लेकिन हर एक ग्रुप का जो पहला मेंबर है उसमें हो रही है फॉन की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमने कहा था बड़ी मजबूत फोर्स है। तो पहला मेंबर ग्रुप 5A का, 6A का, 7A का, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अपने बाकी ग्रुप मेंबर से बहुत ज्यादा हैं, और उसकी वजह क्या मैंने बताई जनाब? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समरी बता रहा हूं, सवाल करते हैं उसके बाद। समरी ये है कि ग्रुप 4A 5A के पहले के अलावा बाकी एलिमेंट, 6A के पहले के अलावा बाकी एलिमेंट, 7A के पहले के अलावा बाकी एलिमेंट के जो हाइड्राइड्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट, उनकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन, उनकी हीट ऑफ फ्यूजन, उनकी हीट ऑफ सब्लिमेशन, जितने भी थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हैं वो डाउन दी ग्रुप बढ़ेंगे लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस के बढ़ने की वजह से। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है, ज़रा भी नहीं है। एक ही वजह है, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस डाउन दी ग्रुप बढ़ी तो जनाब मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गए सबके, सिवाय किसके जी? पहले एलिमेंट के, और उसके तो बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि उनके अंदर मौजूद है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के हिसाब से भी देख लें कि वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, HF में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल, अमोनिया में 1 हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। 2 बातें बड़ी अजीब सी लोग पूछते रहते हैं जी। एक होता है एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो कहता है जी किसमें स्ट्रेंथ ज्यादा है, किसमें एक्सटेंट ज्यादा है। स्ट्रेंथ का मतलब है मजबूत कौन सा है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क ज्यादा है वो ज्यादा मजबूत है। सबसे ज्यादा फर्क है HF में, तो HF में हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है। दूसरे नंबर पर आता है वाटर, तीसरे पे आता है अमोनिया। वो HF, वाटर, अमोनिया। एक्सटेंट का मतलब है कि किसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैलाव ज्यादा है या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स पर मॉलिक्यूल ज्यादा है, तो वो वाटर में ज्यादा आ जाता है, HF में कम आ जाता है, अमोनिया में भी तकरीबन HF जितना ही है। चलें, ये हो गई बात मुकम्मल। अब कुछ सवाल करते हैं जी जनाब। तो सवाल हमने सबसे पहले रख दिया कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HBr इज ग्रेटर देन HCl ड्यू टू हायर। तो थोड़ी देर पहले की बात है, अब कोई ज़्यादा ढकी छुपी बात तो रही नहीं कि HBr में HCl से ज़्यादा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। आगे चलते हैं जी। ये सवाल ज़रा देखें। ऑल ऑफ दीज फोर्सेस ऑपरेट साइमल्टेनियसली, इकट्ठी काम कर रही हैं, इन मेथानॉल एक्सेप्ट, मेथानॉल में सारी फोर्सेस एक ही वक्त में काम कर रही हैं सिवाय पहला जी वैन डर वाल्स फोर्सेस। क्या वैन डर वाल्स फोर्सेस मेथानॉल में होती हैं?
जी वैंडरवाल फोर्स तो सारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को ही वैंडरवाल फोर्स कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वैंडरवाल फोर्स की टाइप है, लंदन डिस्पर्शन फोर्स भी वैंडरवाल फोर्स की टाइप है, डाइपोल डाइपोल फोर्स भी वैंडरवाल फोर्स की टाइप है। तो वैंडरवाल फोर्स तो मेथनॉल में है। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जी हाँ OH है इसमें, और OH है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेथनॉल में होती है। तीसरा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, मैंने क्या कहा था कि भाई जो लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस हैं वो ना सिर्फ नॉन पोलर मॉलिक्यूल में बल्कि पोलर मॉलिक्यूल में भी होती हैं, लेकिन उनका इफेक्ट इतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। तो मेरे हिसाब से वैंडरवाल फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग और लंदन डिस्पर्शन फोर्स तीनों ही मेथनॉल में काम कर रही हैं। लेकिन डिबाई फोर्सेस क्या होती हैं, जो कि एक नॉन पोलर और एक पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं। तो अब यहाँ पे तो पोलर ही है मेथनॉल, सही, आपस में ही फोर्सेस बना रहा है, तो फिर इसमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल का तो कंसेप्ट ही नहीं लग रहा, इसमें डिबाई फोर्सेस नहीं होगी। अगला सवाल जी, नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन वैलेंस सेल अफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ। मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मैंने कहा हो या आपने सुना हो कहीं से भी कि वैलेंस सेल में जितने लोन पेयर ज्यादा होंगे ना उतनी लंदन फोर्सेस ज्यादा होंगी। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और ना ही डिबाई फोर्सेस पर कोई असर पड़ता है। तो यहाँ पे डेल्टा नन लगा लें। ये इंफॉर्मेशन इसलिए दे दी कि कई दफ़ा एग्जामिनर जब एक सवाल पूछता है तो वो जाना हमें लगता है कि अच्छा ये कोई कॉन्सेप्ट था जो कि बड़ा क्रिटिकल था और ये हमें बताया ही नहीं गया। तो ऐसा नहीं है, एग्जामिनर सवाल ऐसा भी बनाता है जो कि बिल्कुल ही इररेलेवेंट टाइप का होगा। सही है जनाब। तो इतने इररेलेवेंट टाइप के जो सवाल है ना उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने अगर वो बात अभी तक नहीं पढ़ी है तो मोस्ट प्रोबेबली आप जितना पढ़ चुके हैं आपने वो मिस नहीं की होगी और वो कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होगा, तभी आपने नहीं पढ़ा। वरना माशाल्लाह आजकल जितना इंटरनेट का दौर है, जितनी किताबें और जितने ग्रुप्स बना के आप पढ़ रहे हैं, आपने सारी बातें पढ़ी ली हैं। अच्छा जनाब, तो पता क्या लगा कि लोन पेयर्स वैलेंस शेल में जो है ना वो स्ट्रेंथ ऑफ डिबाई फोर्सेस पर भी असर नहीं डालते, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस की स्ट्रेंथ पर भी असर नहीं डालते। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लिए नो डाउट लोन पेयर चाहिए होता है। सही जी, एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए एक लोन पेयर चाहिए होता है। ये इन्फॉर्मेशन मैं लाजमी देता चलूँ। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं तो 2 लोन पेयर चाहिए होंगे। आगे चलते हैं जी। विच इज़ लाइकली टू हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट। हायर बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? मैंने यहाँ पर 4 मेटल्स लिखी हैं जी। ये मेटल्स के बारे में एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करना था, लास्ट टाइम लेटेस्ट वाले कॉन्सेप्ट में रह गया, तो मैंने कहा आज सवाल की शक्ल में आपसे पूछ लूँ इनमें से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा। याद रख लें कि जो हार्डनेस होती है ऑफ मेटल्स और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेटल्स होता है, ये डिपेंड कर रहा होता है, आप कह लें कि मेटेलिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ पर। ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड पर और ये डिपेंड करता है साइज पर। सही जी, ऐसे कर लेते हैं। साइज ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, हार्डनेस कम हो जाएगी। तो सोडियम का साइज सबसे कम है, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा मेटल्स में। एक और बात भी देख लें, हार्डनेस और बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो हैं वो डिपेंड करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड पर भी। जितना मेटेलिक बॉन्ड मजबूत होगा उतनी हार्डनेस ज्यादा होगी। तो मेटेलिक बॉन्ड जो होते हैं ना जी, उनकी स्ट्रेंथ डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स पर। अब यहां से हमें क्या पता लगा कि अगर आप सोडियम को देखें, इसके वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम को देखें वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम को देखें वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास? एल्यूमिनियम के पास। सबसे छोटा साइज किसका? एल्यूमिनियम का। तो फिर एल्यूमिनियम का साइज छोटा होने से भी उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एल्यूमिनियम के पास मोबाइल इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से भी उसकी हार्डनेस बढ़ेगी। ये कंसेप्ट रह गया था तो मैंने कहा यहाँ बता दूं। आगे चलते हैं जी। द स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, मैंने अभी भी बताया HF में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। अगला सवाल आ गया जी, CCl4 मॉलिक्यूल्स हैव फोर्सेस। CCl4 मैंने बनाकर भी दिखाया था। CCl4 एक ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर बॉन्ड तो पोलर हैं
लेकिन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है। जब मॉलिक्यूल नॉन पोलर है तो दूसरा मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होगा CCl4 का। दोनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल आपस में फोर्सेस बनाएंगे तो फिर नॉन पोलर वाली फोर्सेस लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बनाएंगे। आगे चलते हैं। इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फॉर्मेल्डिहाइड, ये बड़ी खास एग्जांपल है जी। बड़ी खास इसलिए कह रहा हूं कि ये सवाल गलत करने का बड़ा शौक है हमारे स्टूडेंट को। याद रख लें एल्डिहाइड, देखें बड़ा करके लिख दिया जनाब मैंने, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड with themselves। सही जी, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। ये एक इंफॉर्मेशन है पक्की पक्की आपने याद रखनी है। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें पहली कंडीशन पूरी नहीं होती हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। क्या थी पहली कंडीशन? हाइड्रोजन मस्ट बी डायरेक्टली अटैच्ड टू फॉर्म और कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट। सही जी, तो अब ये तो पक्की बात हो गई कि इट कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, यही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। बाकी सब स्टेटमेंट्स आप देख लें वो सही हैं। ये बॉन्ड पोलर होता है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और फॉर्मेल्डिहाइड रूम टेम्परेचर पर गैस होता है। इसके साथ ही केमिकल बॉन्डिंग वाला हमारा चैप्टर मुकम्मल हुआ है जी। इस चैप्टर को मुकम्मल करके अब हम अगली बारी देखेंगे टेस्ट की डिस्कशन। इंशाल्लाह कोई मसाइल होंगे तो आगे भी डिस्कस कर लेंगे। आप पूछ भी सकते हैं डायरेक्टली, नए ग्रुप भी बने हैं व्हाट्सएप के, उनमें भी आप पूछ लें जो भी मसाइल हों। चलें, थैंक यू सो मच जी।